वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। बताइए, मुझे आवाज क्लियर है ताकि मैं शुरू करूं? यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, बढ़िया है। तो पेज नंबर 45, इसमें बताया गया था कि शरीर जो है वो जीवों की भांति ही वंश जो परंपरा है उससे आगे बढ़ता है। जो जीव है वो वंशानुसंगी विधि से अपनी तादाद को बढ़ाते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं या अपने आप को बनाए रखते हैं। तो जब शरीर रूप में देखते हैं तो मानव भी ऐसे ही है। मानव भी जानवरों की भांति ही शरीर रूप में अपने आप को वंश विधि से आगे बढ़ाता है। फिर बात आती ज्ञान विधि की। अब मानव जो है वो पशुओं की भांति संस्कारानुसंगी नहीं है। उसकी परंपरा वो संस्कारों से नहीं, से अपना वंश से आगे नहीं बढ़ती। मानव जो है वो शरीर और जीवन का अभाज्य रूप है। और यहां मानव के शरीर में जो मेजस है वो समृद्ध मेजस है, विकसित दिमाग है। इसलिए ये अन्य जीवों से अलग है और इसे ज्ञानावस्था की इकाई कहा जाता है। इस पेज पर यही बताया गया है कि मानव जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ज्ञानावस्था की इकाई है। वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके अलग अलग जीव जंतुओं को, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कॉकरोच जो है वो सबसे समझदार जीव है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो मानव ही सबसे समझदार है। उसके बाद बाबा जी बता रहे हैं पेज नंबर 46 पर कि मानव द्वारा रचित या प्रकृति में कोई भी रचना अपनी मूल रचना से बड़ी नहीं है। मानव भी अगर किसी वस्तु का निर्माण करता है, कोई रचना करता है, कोई पुस्तक लिखता है, कोई खोज करता है, किसी वस्तु का आविष्कार करता है, तो बाबा जी बता रहे हैं कि वो कभी भी मनुष्य से बड़ी नहीं हो सकती। क्योंकि जो पैदा करने वाला है, जो बनाने वाला है, वो हमेशा उस वस्तु से बड़ा ही रहेगा। जैसे अगर हम मानव में भी देखें तो शरीर जो है वो पदार्थावस्था का ही बना हुआ है, तो मानव शरीर पदार्थावस्था से बड़ा नहीं है, वो पदार्थावस्था की ही एक इकाई है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम जीवन सहज 10 क्रियाओं को, पेज नंबर 47, अभी हम जीवन सहज 10 क्रियाओं को प्रमाणित करने को तत्पर हुए हैं। जीवन होने की स्वीकृति हर मानव में ही है। हर व्यक्ति अपने मन से कहता है कि मैं जीवित हूं, जीवंत हूं, किंतु जीवन क्या है? जीवन का प्रयोजन क्या है? जीवन का अध्ययन करता कौन है? जीवन की 10 क्रियाओं को मैंने समझा है, जीकर देखा है, ये मुझमें प्रमाणित हुई है। जीवन की 10 क्रियाओं का नाम पहले समझ ले। तो बाबा जी यहां पर बता रहे हैं जीवन के बारे में। शरीर के बारे में विस्तार से बात हुई, जीवन के बारे में बाबा जी बता रहे हैं कि जीवन में 10 क्रियाएं होती है। ये मानव को स्वीकार करता है, लेकिन इन 10 क्रियाओं को हर व्यक्ति अपने मन में कहता है कि मैं जीवित, मैं जीवंत हूं, किंतु जीवन क्या है ये किसी को नहीं पता। जीवन है तो उसका उद्देश्य क्या है, और जीवन का अध्ययन कौन करता है, इसको देखना है। जिसे बाबा जी ने बताया कि शरीर और जीवन का अभाज्य रूप है, तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि ये जीवन है तो ये जीवन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, और इस जीवन का अध्ययन कौन करता है। इन 10 क्रियाओं के बारे में बाबा जी बता रहे हैं कि मैंने इन 10 क्रियाओं को समझा है, जीकर देखा है, और ये क्रियाएं मुझ में प्रमाणित हुई है। जीवन की 10 क्रियाओं का नाम पहले समझ लेते हैं। जीवन की जो क्रियाएं हैं इसको बाबा जी ने मध्य से बाहरी अंश तक, बाहरी जो अक्ष है वहां तक लिया। तो जो पहला है जीवन का 10 क्रियाओं में, वो आत्मा में। जीवन का यह एक भाग है जो सहअस्तित्व में अनुभव करता है। आज पढ़ने की बारी किसकी थी? शानवी?
यस सर। शानवी, आर यू कंफर्टेबल? पढ़ लोगे बेटा? सर अंजलि की बारी थी आज तो। ठीक है, अंजलि सर बारी थी। किसकी? सर मेरी, अंजलि की। ठीक है अंजलि, आप पढ़िए। आत्मा। सर मैं पढ़ती हूँ। आत्मा जीवन का यह एक भाग है जो सह अस्तित्व में अनुभव करता है, जिससे मध्यस्थ के रूप में मैंने देखा है। गठन पूर्ण परमाणु के मध्यस्थ के रूप में यह अपने आप में क्रियाशील रहता है। उसके प्रथम परिवेश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ परिवेश के रूप में बाकी सभी क्रियाएं संपादित होती हैं। जीवन परमाणु के मध्य में आत्मा दो ही क्रिया है, अनुभव और प्रामाणिकता सहज रूप में व्यक्त होता है, जिसका प्रमाण मैं हूं। नेक्स्ट। बुद्धि प्रथम परिवेश में अनुभव, प्रमाण, बोध और ऋषिक भरा संकल्प दो क्रियाएं होते देखा है। देखो बेटे, आपने जीव आत्मा को पढ़ा, ये आत्मा समझ में आया आपको? तो आप इसको आत्मा को समझा सकते हैं क्या? जो लिखा है आत्मा के बारे में, ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ रखी है। सर आप एक बार समझा दो। मैं समझा दूंगा, फिर आप इसको पहले पूरा पढ़ो, ठीक है? बुद्धि दो क्रिया होते देखा है। अनुभव प्रमाण को प्रमाणित करने का संकल्प किया है, जिसका नाम ऋषिभरा है। चित्त दो प्रवेश में चिंतन और चित्तक्षर दो क्रियाएं होती हैं। वृत्ति तृतीय परिवेश में तुलन और विश्लेषण दो क्रियाएं होती हैं। मन चतुर्थ परिवेश में चयन आस्वादन दो क्रियाएं होती हैं। यही जीवन संपूर्णता में 10 क्रियाएं हैं। जी, इसको देख लेते हैं, इतने को हम पहले समझ लेते हैं, ठीक है? बाबा जी 10 क्रियाओं के बारे में बता रहा है। 10 क्रियाओं के बारे में बता रहा है। यहां ये जो जीवन में अक्षय बल है, 5 अक्षय बल, उनको समझा रहे। 5 अक्षय बल है, और इन 5 अक्षय बलों में आत्मा, बुद्धि, चित्त, वृत्ति और मन है। हमने आमतौर पर नीचे से शुरू किया है। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, हम ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहां बाबा जी इनको केंद्र से, जिसको हम हिंदी भाषा में बंध्यास बोलते हैं, जैसे हमारे पास एक सर्कल होता है और सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर को ही हम मध्यांश बोलते हैं या केंद्र बोलते हैं। जब हम वृत्त बनाते हैं यानी गोला बनाते हैं, उसका जो बीच वाला पॉइंट है उसको ओ रखते हैं, ओ मानते हैं, जहां पर हम प्रकार की नोक को रखते हैं। तो बाबा जी यही बता रहे हैं कि जो जीवन, जो आत्मा है, ये जीवन का एक भाग है। उसका काम क्या है? ये सहअस्तित्व में अनुभव करता है। ये मध्यांश के रूप में है। गठन पूर्ण परमाणु के मध्यांश में ये क्रियाशील रहता है। ये मध्यांश में है, यानी ये सेंटर ओ है, और इसकी चारों तरफ अलग अलग अक्ष बने हुए हैं, अलग अलग परिवेश बने हुए हैं। पहला परिवेश, दूसरा परिवेश, तीसरा परिवेश और चौथा परिवेश। ये जो बाद वाले परिवेश हैं, ये बाकी की क्रियाएं संपादित करते हैं। जीवन में 10 क्रियाएं हैं, जिसमें से 2 क्रियाएं आत्मा में। वो कौन कौन सी हैं? आत्मा में क्या होता है? अनुभव होता है, और उस अनुभव का क्या होता है? प्रमाण। तो बाबा जी यही समझा रहे हैं, जीवन परमाणु के मध्य में 2 ही क्रियाएं होती है, अनुभव और प्रामाणिकता। अनुभव और प्रामाणिकता सहज रूप में व्यक्त होता है। जो अनुभव है वो किस रूप में होता है? प्रामाणिकता के रूप में, जिसका मैं प्रमाण। जो बाबा जी अपने आप को ही प्रमाण बता रहे हैं, किसका प्रमाण? अनुभव का।
अगला जो परिवेश है, यानी जो अंदर की तरफ से पहला परिवेश है, इस परिवेश का नाम है बुद्धि। इस बुद्धि में भी दो क्रियाएं होती है। कौन कौन सी क्रिया है वो? अनुभव प्रमाण को प्रमाणित करने का संकल्प किया होता है। कौन कौन सी? प्रथम परिवेश में अनुभव प्रमाण बोध और ऋतंभरा। ऋतंभरा को हम संकल्प के नाम से भी देखते हैं। तो यहां क्या बता रहे बाबा जी? इसमें दो है। पहला है बुद्धि में बोध। बोध किसका? अनुभव प्रमाण का। ये जो विधि बाबा जी बता रहे हैं, जो अंदर से बाहर आने वाली विधि है, ये अनुभव मूलक विधि है। तो पहले जब हम बाहर से अंदर घुसते थे तो चित्रण के बाद साक्षात्कार, साक्षात के बाद संकल्प, और संकल्प के बाद जो हम देखते थे वो था बोध। कौन सा बोध? अवधारणा बोध। लेकिन जब अब अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो पहले परिवेश में बुद्धि है, और बुद्धि में क्या हो रहा है? अनुभव प्रमाण बोध। यानी जो अनुभव मैंने किया, उसका प्रमाण जो मेरे पास हुआ, उस प्रमाण का बोध मुझे हुआ। यानी कि जिसके लिए मैं प्रयास कर रहा था वो वैसा ही है, जिसको मैं जैसा देख पा रहा था वो वैसा ही है, उसको देख के प्रमाणित कर रहा हूं। और आगे क्या है? ऋतंभरा। इसमें दो क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी है? अनुभव प्रमाण बोध और ऋतंभरा। अनुभव प्रमाण को प्रमाणित करने का संकल्प किया। जो अनुभव प्रमाण को प्रमाणित करने का संकल्प क्रिया प्रकट होता है, जिसका नाम है ऋतंभरा। अब हम संकल्प करते कि मैंने जो अनुभव लिया है उसको मैं प्रमाणित करूंगा, वो संकल्प के रूप में आता है। वो संकल्प ही ऋतंभरा कहलाता है। ऋतंभरा का मतलब ही है ज्ञान से भरा हुआ। जब बुद्धि बोध से भर जाती है, जब संपूर्ण साक्षात्कार हम कर लेते हैं, तो बुद्धि ज्ञान से भर जाती है। इस ज्ञान से भरने की क्रिया को कहा जाता है ऋतंभरा। ये संकल्प पूर्वक होता है। जो अगला परिवेश है, यानी अंदर की तरफ से दूसरा परिवेश, उसका नाम चित्त है। और इस चित्त में दो क्रियाएं होती हैं, चिंतन और चित्रण। यहां भी चित्रण एज इट इज है, लेकिन चिंतन, जिसको हम अनुभवगामी विधि में साक्षात्कार बोलते थे, यानी जब हम मन वृत्ति चित्त से बुद्धि की तरफ बढ़ रहे थे तो चित्रण के सामने साक्षात्कार था। यानी हम एक एक वस्तु को जैसा है वैसा देख पा रहे थे। लेकिन जब हम अनुभव हमें हो गया, उस अनुभव को प्रमाणित करने निकलते हैं, तो जैसे बुद्धि की क्रिया अवधारणा बोध से अनुभव प्रमाण बोध हो गई, इसी प्रकार चित्त की जो पहली क्रिया थी वो साक्षात्कार से चिंतन हो गई। यानी अब चिंतन करता है मनुष्य, वो देख पाता है कि जिस जिस वस्तु का मैंने साक्षात्कार किया था उस वस्तु के वैसे ही, उसी के अकॉर्डिंग मैं जी पाऊं। अगला है वृत्ति। तृतीय प्रवेश में वृत्ति में तो वही है तुलन और विश्लेषण। और तुलन की जो दृष्टि है, जो पहले प्रिय हित लाभ थी, अब न्याय धर्म सत्य है। जो दृष्टि थी वो बदल गई, वो दृष्टि न्याय दृष्टि, धर्म दृष्टि और सत्य दृष्टि हो गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिय हित लाभ बदल गया। प्रिय हित लाभ है, लेकिन प्रिय हित लाभ क्या है? वो पूर्णता के अर्थ में नियोजित हो गया। तो प्रिय हित लाभ जो था वो जागृति के अर्थ में नियोजित हो गया। जैसे जब मेरा कुछ खाने को मन करता था, पेट जब कुछ खाने के लिए मांगता था, तो मैं बर्गर पिज्जा खाता था। लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया, मुझे अनुभव मिल गया। अब मैं क्या कर रहा? हित, प्रिय, हित, लाभ तीनों को देखता हूं। प्रिय मुझे आज भी मीठा खाना लगता है, लेकिन मैं घर पे बना गुड़ इस प्रकार खा लेता हूं। मैं चीनी से बनी चीजें नहीं खाता, क्यों? समझ गया कि इनका शरीर के ऊपर साइड इफेक्ट। अगर मेरा कुछ खट्टा खाने का मन करता है तो मैं ज्यादा चीजें वैसे नहीं खाता, मैं नींबू का जूस या ऑरेंज का जूस ले सकता। अगर मेरा कुछ नमकीन खाने का मन किया है तो मैं घर में बनी चटनी खा सकता हूँ, घर में बनी सब्जी खा सकता हूँ। अब मैं पिज्जा बर्गर की तरफ नहीं भागता। तो प्रिय हित लाभ जो है वो नियंत्रित हो जाता है। किससे? न्याय धर्म सत्य से। इज इट क्लियर बेटा? और जो पहला हिस्सा है, यानी जब अंदर से निकलते हैं तो जो बिल्कुल आखिरी वाला है, यानी कि जो चौथा परिवेश है, उस चौथे परिवेश में क्या हो रहा है? चयन और आस्वादन हो रहा है।
आस्वादन कर रहा हूं, चयन कर रहा हूं, चयन कर रहा हूं, आस्वादन, ये 2 क्रियाएं हैं। यहां तक क्लियर है? ये जीवन क्रिया को बाबा जी ने देखो कुल 5-6 लाइनों में समझा दिए। 200 क्रियाओं। जी बोलिए अंजलि, कुछ पूछना चाहते थे आप? सर ये चिंतन वाला एक बार बता दो। कल मैं स्कूल में शायद लंच तक रुकूं, अगर सर आते हैं तो आप जो भी आपको पीरियड मिले आप आ जाइए मेरे पास, ठीक है? ये मैं सब आपको वहां समझाता हूं। अब कैसे देखते हैं इसको? ऐसे देखते हैं, पहला हिस्सा अभी जब हम जा रहे हैं अंदर, कहीं किसकी तरफ? आत्मा की तरफ। अभी हम 4.5 क्रिया में जी रहे हैं, आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा मुंह किधर है? आत्मा की तरफ। तो जब हम आत्मा की तरफ मुंह करते हैं तो पहले वाला जो सर्कल आता है, हमने क्या देखा था कि बीच में एक मध्यांश है जिसको हम आत्मा बोल रहे हैं, उसके सिर्फ 4 अलग अलग सर्कल है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे हमारा सौर मंडल है, सूर्य है, उसका पहला ग्रह, दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा ग्रह। ये ग्रह जिस अक्ष पर घूम रहे हैं, जिस अक्ष पर घूम रहे हैं, ये उस ग्रह का अक्ष है। इसको बाबा जी ने अभी नाम दिया है परिवेश। जिस लाइन पर पृथ्वी घूम रही हो, पृथ्वी का परिवेश है। जिस पर मंगल घूम रहा है, वो मंगल का परिवेश है। इतना समझ पा रहे हैं आप ऐसे? यस सर। जब मैं मन से आत्मा की तरफ देखता हूं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ देखता हूं, तो स्टेप बाय स्टेप मैं ऊपर बढ़ता हूं। पहले मन, आस्वादन और चयन, फिर वृत्ति, तुलन और विश्लेषण। तुलन 6 दृष्टियां है, प्रिय, हित, लाभ, न्याय, धर्म, सत्य। अभी 4.5 में 3 एक्टिव है। जो चित्त है, चित्त में क्या हो रहा था? चित्रण हो रहा था। यानी अभी तक हमने जो भ्रमित अवस्था में जो अनुभव लिया, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये अच्छा नहीं है, ये बुरा है, इस प्रकार के तो चित्रण हमारे दिमाग में बने थे, वो भ्रमवश बने थे, तो उसको नाम दिया गया चित्रण। धार्मिक मानव उसे ही अनुभव मान लेता है और बोलता है कि मेरा इतना साल का एक्सपीरियंस है, मुझे नहीं पता क्या ये बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए। तो उसके अनुभव में अभी तक क्या आ रहा था? उसका चित्रण। उसने किसी व्यक्ति के साथ काम किया, उस व्यक्ति ने उसके साथ धोखा किया, तो जब भविष्य में कभी उसका बेटा उस व्यक्ति की तरफ आकर्षित होता है तो वो बाप समझाता है कि उसके साथ मत जाओ, ऐसा है, वो तुम्हें धोखा देगा। क्यों? क्योंकि पिताजी के चित्रण में उस व्यक्ति का जो इमेज था वो एक धोखेबाज के रूप में था। इज इट क्लियर? इसी को उसने अपना अनुभव मान लिया, लेकिन यहां अनुभव नहीं है, ये भ्रमित अवस्था में हम 4.5 क्रिया में जी रहे हैं। तो जैसे ही हम अध्ययन करते हैं, हमें पता लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। जिसे हम खुशी समझ रहे हैं वो असली सुख नहीं है। तो वो क्या है? उसको जानने के लिए हम अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं तो हमारी एक नई दृष्टि ओपन होती है, न्याय, धर्म और सत्य वाली दृष्टि। जब ये दृष्टि उत्पन्न होती है तो वो जो चित्रण मेरे दिमाग में पहले बना हुआ था वो तो होता ही है, लेकिन अब मैं वस्तुओं को जैसी है वैसा देखना आरंभ कर देता हूं। अस्तित्व में वो वस्तु जैसी है, अभी तक मैं संसार में देख रहा था कि संसार में ये व्यक्ति वस्तु कैसी। संसार में जब मैं लकड़ी को देखता था तो मुझे फर्नीचर याद आता था। संसार में जब मैं खनिज पदार्थों को देख रहा था तो मुझे लोहा भट्टी में पिघलाकर उसकी रोड बनाना याद आ रहा था। जब मैं प्रकृति में भ्रमित अवस्था में कोयले को देखता था तो मुझे ईंधन दिखाई देता। जब मैं गोल्ड को देखता था तो कीमती धातु दिखाई देती थी। यह भ्रमित अवस्था का चित्रण है। लेकिन जब मैं प्रिय, हित, लाभ के साथ आगे बढ़ता हूं, मैं अपनी दृष्टि में परिवर्तन करता हूं, तो मुझे जो चीज जैसी थी वैसे दिखने लगती है। मुझे दिखने लगता है कि लकड़ी का मतलब ये मेरे घर में फर्नीचर का आइटम नहीं है। लकड़ी का मतलब है जमीन को उपजाऊ बनाने वाली वस्तु।
जब मैं जमीन में कोयले को देखता हूं तो मुझे ईंधन नजर नहीं आता, मुझे नजर आता है पानी को साफ करने के लिए प्रकृति ने जो एक आरओ सिस्टम पृथ्वी पर बना रखा है, उसके पहले एक्स में क्या है, कोयला। ये उस आरओ सिस्टम का काम करता। जब मैं पृथ्वी के ऊपर कोयले को देखता हूं तो मैं समझ पा रहा हूं कि ये जो कोयला है ये बाहर के ताप को अंदर और अंदर के ताप को बाहर नहीं आने देता, जिससे ताप का संतुलन बना रहता है। यानी प्रकृति में जो वस्तु जैसी थी, न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से देखने के बाद वो वस्तु मुझे उसी रूप में नजर आने लगती है। अब मुझे जो गोल्ड है वो एक कीमती धातु के रूप में दिखती नहीं है, मुझे दिखता है कि प्रकृति में संतुलन बनाने की दृष्टि में कोयले का कुछ योगदान है, उस योगदान को मैं देख पा रहा। तो इसको बोलते हैं साक्षात्कार। जो चीज जैसी थी वैसी वो मुझे दिखने लगी, तो ये है साक्षात्कार। यहां तक समझ में आ रहा है? अंजलि, समझ में आ रहा है बेटा? जिसका क्वेश्चन था वो जरूर बोले। ठीक। साक्षात्कार बात जो साक्षात्कार, हाँ, वो साक्षात्कार ऐसा नहीं है जैसा हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भाई कोई साधु महात्मा गए पहाड़ी पर तपस्या करने के लिए, वो 5 साल तक, 6 साल तक, 10 साल तक तपस्या में लगे रहे, और अचानक से उसकी आंखों के सामने एक बहुत तेज प्रकाश होता है और आवाज आती है, बेटा आंखें खोलो। और वो आंख खोलता है, वो व्यक्ति एक ऐसे हाथ करता, उसके हाथ में से एक लाइट निकलती है, उस व्यक्ति को रोशन कर देती है और उस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये जो साक्षात्कार है, ये साक्षात्कार एक एक करके होता है, एक एक वस्तु समझ में आती। और जब ये साक्षात्कार कंप्लीट हो जाता है, यानी पूरी अस्तित्व को जैसा है मैं वैसा देखने लगता हूं, तो ये जो मेरा बुद्धि थी वो ज्ञान से भर जाती है। इस बुद्धि को ज्ञान से भरना ही कहलाता है ऋतंभरा। फिर मैं यहां से संकल्प लेता हूं। क्या संकल्प लेता हूं? अवधारणा बोध मुझे होता है। संकल्प क्या लेता हूं? अनुभव का, कि यस, मुझे अनुभव को पाना है, अनुभव को प्रमाणित करना। ज्ञान से भर जाती है बुद्धि, इसको कहा गया ऋतंभरा। साक्षात्कार एक एक हो रहा है। साक्षात्कार एक गुल्लक है जो भर रही है। जब वो गुल्लक भर जाती है तो उसी को कहा गया ऋतंभरा, यानी भरी हुई गुल्लक। ऋतंभरा का मतलब ही है भरा हुआ। किससे भरा हुआ? ज्ञान से भरा हुआ। ज्ञान से भरा हुआ क्या है? बुद्धि। बुद्धि में हमारी कुछ अवधारणाएं होती है, उन अवधारणाओं का पता लगता है। यस, अब करना क्या है? साक्षात्कार तो मुझे हो गया, अब साक्षात्कार के बाद क्या? अवधारणा बोध। कुछ अवधारणाएं बनती है, उन अवधारणाओं का बोध होता है कि ओ, ये काम ऐसे हो रहा है। और जब ये बोध मुझे पूरा हो जाता है, बुद्धि मेरी ज्ञान से भर जाती है, तो आत्मा जो ऊपर बैठी है वो खुश होती है। खुश क्यों होती है? क्योंकि आत्मा की जो वस्तु है वो कहां पर है? बुद्धि में। जिस प्रकार एक बेटा घर में नौकरी करके तनख्वाह लेके आता है और पिता खुश होता है कि वाह, मेरा बच्चा कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छा काम करके आ रहा है, तो उस तनख्वाह की खुशी से ही वो उस ये देख के, तनख्वाह की तो खुशी हम मान सकते हैं नहीं है, ये बेटे एक समझाने के लिए एग्जाम्पल है। और जीवन विद्या में ये एग्जाम्पल पूरा नहीं पड़ते, ध्यान रखना। आपके अभी इसका जो स्तर है उसको स्तर को देख के मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस प्रकार पिता खुश होता है अपने बच्चे को कामयाब होते हुए देखकर, ऐसे ही आत्मा प्रसन्न हो रही है कि बुद्धि में जो बोध चाहिए था, बुद्धि को वो मिल रहा है। बुद्धि बोध से परिपूर्ण हो चुकी है, अवधारणा बोध उसको हो चुका। एक अवधारणा उसके दिमाग में आ गई है कि अनुभव कैसे होगा। अब आत्मा अनुभव करती है। जब पूरा बोध कंप्लीट हो जाता है, यानी ये जो बुद्धि है ये ज्ञान से भर जाती है, कौन वस्तु कैसी है, उसकी उपयोगिता, पूरकता समझ में आ जाती है, तो ये आत्मा अनुभव करती है किसका? व्यापक का।
यानी वो जो जीवन इस व्यापक में है वो अपनी उपयोगिता पूरकता को समझते हुए देख पाता है कि मेरा रोल क्या है, मेरी व्यवस्था क्या है, मेरा योगदान क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है। वो इन सबको सामूहिक रूप में देख पाता है। वो शरीर को जीवन से अलग करके देख पा रहा है कि जीवन तो कुछ अलग से एंटिटी है। जो जीवन नाम की एंटिटी है वो इस शरीर से तो अलग है। इसी को कहते हैं आत्मा का अनुभव होना। अनुभव किसके साथ? व्यापक में। व्यापक में किसका अनुभव? सहअस्तित्व का। वहां मानव एक एक अवस्था को, प्रकृति की जो 3 अवस्थाएं हैं उनको उनकी उपयोगिता, पूरकता और व्यवस्था के आधार पर समझ लेता है। अनुभव का मतलब ही है कि समझ में आना। वो देख पा रहा है, वो अनुभव कर पा रहा है कि मेरा प्रकृति में क्या रोल है, कोयले का प्रकृति में क्या रोल है, जीवावस्था का, प्राणावस्था का, ज्ञानावस्था का, पदार्थावस्था का, इन सब का प्रकृति में क्या रोल है, किस प्रकार ये आपसी लेन देन, आपसी तालमेल, आपसी उपयोगिता पूरकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे के लिए सुखदायी है। वो देख पाता है कि मानव द्वारा भ्रमित अवस्था में किया गया संपूर्ण क्रियाकलाप केवल विनाश की तरफ जा रहा है, पीड़ा की तरफ जा रहा है। आत्मा खुश हो रही है कि यस, इसे ज्ञान हो गया। अब इसी जो ज्ञान हो गया है, जो अनुभव उसने किया, सहअस्तित्व का व्यापक में जो अनुभव किया तो उसका प्रमाण क्या है? अब वो प्रमाण की तरफ निकलेगा। जैसे बाबा जी ने कहा था ना, मुझे समाधि हो गई, मैं शरीर और जीवन को अलग देख पा रहा हूं। लेकिन प्रमाण क्या? लोग तो प्रमाण मानते हैं ना। मैंने कहा भैया मैंने 12वीं पास कर ली, दिखाओ मार्कशीट। मैं कहता हूं मेरे इंग्लिश में 99% आई, क्या मांगते हैं? दिखाओ प्रमाण। ये जो प्रमाण है इसको देख पाना। तो प्रमाण कहां से होगा? अब मानव जो समझ चुका है उसको प्रमाणित करेगा। प्रमाणित करेगा अपने व्यवहार में। व्यवहार में कैसे प्रमाणित करेगा? कि वो व्यक्ति जो पहले कोयले को ईंधन की वस्तु समझता था, कोयले के इस्तेमाल से हट जाएगा। अगर कोयले का इस्तेमाल भी करेगा तो वो मानव जाति की भलाई के लिए करेगा, प्रदूषण फैला लेने के लिए तो बिल्कुल नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि लकड़ी का सदुपयोग क्या है, वो समझ जाएगा कि वनों का सदुपयोग क्या है, वो समझ जाएगा कि जब भ्रमित अवस्था में मानव जंगलों में आग लगा रहा था तो उससे केवल पेड़ पौधे ही नहीं जल रहे थे, उन पेड़ों पर के आश्रित रहने वाले बहुत सारे जीव जंतु भी, उनकी प्रजातियां भी नष्ट हो रही। उन प्रजातियों का मानव के विकास में, मानव के होने में, प्रकृति के होने में, संतुलन के होने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसको आप अपनी किसी भी फूड चेन से समझ सकते हैं। आपने आहार श्रृंखला, फूड चेन साइंस विषय में 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास में बहुत देखी होगी, जिसको हम फूड साइकिल बोलते थे, फूड चेन बोलते थे। यानी एक घास है, घास को एक टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को कोई और खा रहा है, उसको कोई और खा रहा है, और मर के वही जीव जाके जमीन पर गिरता है। जमीन पे गिरने से फिर से वो घास होती, जमीन उपजाऊ होती। तो इसको बोलते थे आवर्तनशीलता। ये जो आवर्तनशीलता थे, इसी के कारण जो पृथ्वी है वो पृथ्वी हरी भरी, विदाउट एनी पोल्यूशन। तो ये इस आवर्तनशीलता को समझ पाता है। अब क्या करता है? अब वो प्रमाणित हो रहा है, उसको बोध हो गया, यानी वो नीचे से ऊपर पहुंच गया, अनुभव हो गया। अब क्या करेगा? अनुभव को प्रमाणित करेगा। प्रमाणित करने के लिए क्या? एक आदमी जो नीचे से ऊपर इस 10वीं मंजिल तक पहुंच गया, और वो नीचे आके बताएगा कि इस 10वीं मंजिल पर क्या रखा हुआ, किस कमरे में क्या क्या। तो वो क्या कर रहा है बेटा? वो नीचे आ रहा है, अनुभव को क्या कर रहा है? प्रमाणित कर रहा है। बुद्धि में पहले क्या था? अवधारणा बहुत था, यानी उसकी अवधारणाएं बन रही थी। सही के अर्थ में, गलत के अर्थ में उसकी जो अवधारणाएं थी
वो बन रही थी, लेकिन अब उसको बोध हो गया है, सही क्या गलत है पहचान गया है, अब वो अनुभव को प्रमाणित कर रहा है। तो जो बुद्धि में अवधारणा बोध थी, अब वो अनुभव अवधारणा बोध हो गया, यानी अवधारणा का अनुभव हो गया। तो अब क्या करता है, वो संकल्प लेता है। जो पहले रितंबरा थी वो क्या है, वो संकल्प ले रहा है। किसका? प्रमाण का, कि मैं जागृत हो गया, मैं दूसरों को भी जागृत कर दूंगा। इस संकल्प के साथ वो आगे बढ़ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? जो साक्षात्कार था, जो जैसा दिख रहा था, जो उसके जो सही चित्रण थे, जो पहले चित्रण थे वो भ्रमित चित्रण थे, ये जो सही चित्रण बने, यानी वस्तु की उपयोगिता पूर्णता को देख पाना, उसके महत्व को देख पाना, इसको साक्षात्कार कह रहा था। इसी साक्षात्कार में अब वो चिंतन कर रहा था। ऊपर से जब नीचे आ रहा है तो साक्षात्कार का नाम बदल करता है, हो गया चिंतन। अंजलि समझ में आया बेटा? आप चीज वही है। जब ऊपर जा रहा था तो साक्षात्कार था, नीचे आ रहा था तो अपने उसी साक्षात्कार पर चिंतन करता है। यस, हम इसको ऐसे देख रहे थे, ये ऐसे नहीं ऐसे होना। पहले वो समझने के अर्थ में था कि ऐसा होता है, अब वो करने के अर्थ में है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये है चिंतन। चिंतन से फिर चित्रण परिवर्तन होगा। पहले जो भ्रमित अवस्था का चित्रण था, अब इस चिंतन से वो चित्रण भी परिवर्तन होगा। क्या चित्रण बनेगा? कि भूख लगने पर मैं ब्रेड खा लेता था, ब्रेड में तो मैदा है और मैदा मेरे शरीर के लिए नुकसानदायक है। ये मैं जो आपको अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा, ये ठीक एग्जाम्पल नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए। सही है? क्योंकि जैसे जैसे आपका ज्ञान का स्तर बढ़ेगा, ये एग्जाम्पल की जो है, इस एग्जाम्पल की जगह पर रियलिटी साथ में आने लगेगी। लेकिन अभी आपको ऊपर तक लेके जाना, हम उसी दिशा में। फर्क कितना है कि मुझे 3 साल हुए हैं, आपको 3 महीने हुए हैं। यहां तक हम अंजलि के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है? श्याम, आपको क्लियर है? यस सर। शानवी? यस सर। गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी इनका नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है, पता नहीं कौन सा इनके, यार डेली का इनका प्रॉब्लम। बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं ये, लेकिन नेटवर्क जो है पूरे कार्यक्रम को फैला देता है। बाकी की जो नीचे की क्रिया है वो एजिटिज होती रहेगी। अब जो चित्रण तक तो हम आ गए, अब आगे क्या बढ़ रहे हैं? तुलन में। तुलन में हम पहले प्रिय हित लाभ से न्याय धर्म सत्य की तरफ गए थे। अब क्या होगा? उसी न्याय धर्म सत्य से हमारा प्रिय हित लाभ कंट्रोल होने लगेगा। सर मुझे एक चीज पूछनी थी, छोटी सी। हाँ सर, जैसे आप बोल रहे हो कि हमें 4.5 क्रिया से निकलना है बाहर। हाँ ठीक है, तो अब मेरा मन भी है कि मेरे को निकलना है। हाँ। तो मेरा पहला कदम क्या होगा निकलने का? पहला कदम, पहली ऐसी क्या चीज करूं? पहला कदम तुम अध्ययन करो, समझो सही क्या है गलत क्या है। जब ये समझ में आने लगेगा तो तुम्हारे अपने आप ही, अभी तुम जो कर रहे हो पहले क्रम में ही है। और शाम तुम चाहे क्लास अवॉइड करना, कुछ भी करना, तुम टाइम निकाल के ये जो कॉपी पे समझाने वाला मटेरियल है इसको कल समझ लेना, ठीक है ना? इस जीवन क्रिया को, अस्तित्व दर्शन को, इन सबको तुम कल चार्ट पेपर पे या बोर्ड पे जो कॉपी में समझ लेना बेटा, ठीक है? मेरा पहला पीरियड खाली होता है, सर को बोल के, अपनी मैडम को बोल के मेरे पास आ जाना, इसको जरूर समझ लेना, ठीक है? कल 1-2 पीरियड निकालना तुम टाइम, नहीं तो बेटा गति रुक जाएगी यहां पे। दूसरा, अभी इतना तो समझ में आने लगा है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक तो नहीं है। अभी यही समझ में आ रहा है कि भ्रमित अवस्था में 4.5 क्रिया में हम जो कर रहे हैं उससे सुख तो नहीं। ये किस किस की समझ में आया? तुम्हारी समझ में आया सानवी?
यस सर। ये समझ में आना ही पहला कदम है। तुम्हारी समझ में आ रहा है श्याम क्या ये? सर क्या चीज? सही क्या है गलत क्या है? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है अभी समझ। हम जो कर रहे हैं भ्रमित अवस्था में वो सही है या गलत है, क्या इसका तुम्हें थोड़ा सा भी आभास हो रहा? अभी एक चीज और मैंने शब्द बोला, भास, आभास, प्रतीति। इसको भी समझ लेते, भास और आभास क्या है और प्रतीति क्या है। भास, भास का मतलब है एहसास होना, लगना। जैसे मैं यहां खड़ा हूं और अंजलि की आवाज नहीं आ रही, तो मेरे को भास हुआ कि अंजलि का नेटवर्क कमजोर है। ये स्पीकर किसका ऑन है? श्याम स्पीकर बंद करो। यस। तो ये मुझे जो लग रहा है कि अंजलि का नेटवर्क ठीक नहीं है, ये मेरा भास है। फिर मैं अंजलि के पास गया, अंजलि को दोबारा कॉल किया, अंजलि को दिन में भी कॉल किया, अंजलि को दोपहर में भी कॉल किया, अंजलि को जितनी बार भी मैं कॉल कर रहा हूं, हर बार अंजलि की आवाज ब्रेक हो रही है, अंजलि का फोन कट जा रहा है। तो पहले स्टैंडर्ड में क्या था? भास, लगना। उसके बाद वाला जो अगली जो दिशा, अगला जो स्टेप है वो आभास। कि अब मुझे आभास होने लगा है, मुझे ऐसा लगने लगा है कि जो मेरा लगने लगा था अब मुझे उस पर विश्वास होने लगा है। जो लग रहा था अब वो लगने लगा है। समझ पा रहे हो? पहले मुझे ऐसा लगता था लेकिन अब मुझे ऐसा यकीन होता जा रहा है। उसको बोलते हैं आभास। भास, आभास। भास में अंदाजा लगाते हैं और आभास में उसी अंदाजे की थोड़ी पुष्टि होती है। दिमाग में यह भी आ सकता है कि अंजलि जानबूझकर तो फोन नहीं काट रही या अंजलि सो तो नहीं गई है। तो लेकिन जब अंजलि को 5 मिनट बाद तुम दोबारा बोलता अंजलि बेटा यहीं पर हो, अंजलि बोलती है यस सर, तो ये तो लग जाता है कि भैया वो सो तो नहीं रही है, उसके नेटवर्क में ही इशू रहा। लेकिन जब बोलते तो उसकी आवाज फिर से कटती है, तो यहां मुझे आभास हो गया यस अंजलि की आवाज कटती है, अंजलि के नेटवर्क में इशू है। यहां तक भास और आभास में होता था। मैं और पास जाता हूं, अंजलि के घर पे पहुंचता हूं और देखता हूं कि यस अंजलि के फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है, तो इसको बोलते प्रतीति होना। समझ पा रहे? जो भास आभास था उसकी पुष्टि हो गई कि यस ऐसा ही था। तो अभी हम भास और आभास की स्थिति में भी नहीं है, अभी हम भास में। भास किस चीज का है? हम इस चीज को भास रहे हैं। भासने का मतलब अंदाजा लगाना। हम अंदाजा लगा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये जिसको हम सुख और सुख मान रहे थे ये असली सुख नहीं। जब और अध्ययन करते हैं मानव जाति का तो फिर और पाते हैं कि यस ये तो बिल्कुल भी सुख नहीं। और जब और अध्ययन करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है? प्रतीति मिलती कि यस यार जिसको हम अभी तक सुख समझ रहे थे वो तो सुख है ही नहीं, वो तो दुख है, वो तो पीड़ा है, वो क्षणिक सुख है। बाद में ये जो क्षणिक सुख है ये बड़े दुख के रूप में बदलने वाला है। ये समझ में आ जाना, ये प्रतीति है। तो जब हम प्रतीति पे आ जाएंगे, इस प्रतीति का मतलब ये है साक्षात्कार होना। समझ रहे बेटा जी आप? भास, आभास, जो मन और वृत्ति के बीच में जो हो रहा है वो भास है। वृत्ति और चित्त के बीच में जो हो रहा है वो आभास है। साक्षात्कार में भी हमें क्या लग रहा है? ठीक है ऐसा होता ही होगा, हम धीरे धीरे ले रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं। और चित्त और बुद्धि के बीच में ये प्रतीति होती है कि यस है तो ऐसा ही, सुख का रास्ता तो यही है। मतलब बुद्धि और आत्मा के बीच में भास, आभास, प्रतीति,
और प्रमाणिकता उसकी हो जाती है। ये समझ पा रहे बेटा जी आप भास आभास प्रतीति को? और अंजलि यस तुम उस टाइम पे नहीं थी, रिकॉर्डिंग सुन लेना का। यस सर। चिंतन का अर्थ ही था साक्षात्कार जो हुआ था, अब मैं उसको देख रहा हूं, उस पर चिंतन कर रहा हूं कि सही ये है, इस सही को लाया कैसे गया। पहले शरीर मन को कह रहा था, मन वृत्ति को, वृत्ति चित्त को, चित्त लपेट कर वही लगा रहता था। अब ऊपर सुप्रीम पावर से यानी आत्मा से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, वृत्ति, मन, और अब मन अनुभव के साथ शरीर को डायरेक्शन दे रहा है और शरीर मन के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। अभी तक क्या चल रहा था? अब तक तो मन शरीर के अकॉर्डिंग चल रहा था। शरीर में कुछ हल्का सा कुछ लगा, अरे खुजली हो गई, मैं खुजाने लगा, यानी शरीर मन को बता रहा। क्लियर है? आगे पढ़ो बेटा अभी। अंजलि अभी तक यस सर। पढ़ो। अभी तक मानव 4.5 क्रियाओं में प्रमाणित हुआ है। तुलन में प्रिय हित लाभ है। प्रिय हित लाभ के आधार पर संवेदनशीलता पर आधारित कार्य करना बन गया। संवेदनशीलता इंद्रिय मूलक, शरीर मूलक होता है, जबकि इंद्रियों को जीवित बनाने का काम जीवन ही करता है। शरीर को जीवन मान लेना ही मूल्य भ्रम है। शरीर को जीवन मान लेने पर शरीर के अनुसार चलना होता है, यही मान्यता का आधार है। जानना कुछ नहीं होता, होना क्या चाहिए। जीवन को जीवन माना जाए और शरीर को शरीर। जीवन का और शरीर परियोजनाओं के अनुसार पर प्रयोजन के आधार पर मूल्यांकन होना सहज है। यदि ऐसा होता है, मानव चेतना पूर्वक जीना बनता है, व्यवस्था में जीना बनता है। इनके मूल्यांकन नहीं हुआ तो अव्यवस्था होना ही व्यवस्था में जीना। सुनो, व्यवस्था का उल्टा है अव्यवस्था। अ लगने से उसका उल्टा हो गया। व्यवस्था का मतलब सही के रूप में, अव्यवस्था दुख के पीड़ा के समस्या के रूप में। इसका मूल्यांकन नहीं हुआ तो अव्यवस्था होना ही व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में जीने, व्यवस्था के जीने के लिए आवश्यक है। आगे पढ़ो, पूरा पढ़ो इस पैराग्राफ। के लिए आवश्यक है कि जीवन का मूल्यांकन प्रयोजन के आधार पर तथा शरीर का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर हो। शरीर की उपयोगिता जीवन अपनी जागृति को मानव परंपरा में प्रमाणित करने के लिए है। मानव शरीर रचना को मानव ने नहीं बनाया है। मानव शरीर बनने के बाद जब शिशु मिलता है, तब वह जीवन ही रहता है। जीवन शिशु मिलने के बाद हम यह मान लेते हैं, यह शरीर ही जीवन है। थोड़े दिन बाद वह शिशु भी यही मान लेता है। इस ढंग से परंपरा अपने आप में फंसने की बात बनी हुई है और इस फसाव से निकलने के लिए अभिभावक को समझदार होना है। क्लियर? अब इसको समझ लेते, कहना क्या चाहते हैं बाबा। बाबा जी वही बता रहे हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि मानव अभी तक 4.5 क्रियाओं में प्रमाणित हुआ है। तुलन में प्रिय हित लाभ है। प्रिय हित लाभ के आधार पर संवेदनशीलता पर आधारित कार्य करना बन गया। संवेदनशीलता संवेदनाओं के आधार पर, यानी इंद्रिय मूलक विधि से मानव जी रहा। संवेदनशीलता इंद्रिय मूलक, शरीर मूलक होता है।
संवेदनाएं कहाँ होती बेटा? इंद्रियों से। इंद्रिया कहाँ पर है? शरीर में। तो संवेदनशीलता का अर्थ ही है कि हम शरीर मूलक होकर जी रहे हैं, जबकि इंद्रियों को जीवंत बनाने का काम जीवन ही करता है। यानी ये जो इंद्रिया जीवंत है, जीवन का मतलब है उनमें जो प्राण दौड़ रहा है, हर कोशिका में जो प्राण है उसका आधार जीवन ही है। शरीर को जीवन मान लेना सबसे बड़ा भ्रम है। शरीर को जीवन मान लेने पर हमें शरीर के अनुसार ही चलना पड़ता है। अगर हम शरीर को ही जीवन मान लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या है, अंडरलाइन कर लो, कि शरीर को जीवन मान लेने से हम शरीर के अनुसार चलना शुरू कर देते हैं और फिर यही मान्यता बन जाती है कि शरीर ही जीवन है। कोई जानने का प्रयास भी नहीं करता कि जीवन ही कुछ और है, शरीर को ही जीवन मान लिया। होना क्या चाहिए? होना तो यह चाहिए कि जीवन को जीवन माना जाए और शरीर को शरीर माना जाए। जीवन का और शरीर का प्रयोजनों के आधार पर मूल्यांकन होना सहज है। इनका मूल्यांकन होना चाहिए, जीवन का मूल्यांकन और शरीर का मूल्यांकन। यदि ऐसा होता है तभी मानव चेतनावश जी पाता है, नहीं तो जीव चेतना में ही जी रहा है। व्यवस्था में जीना तभी बन पाएगा, कब? जब मानव चेतना के साथ जिया जाएगा। इनका मूल्यांकन नहीं हुआ तो अव्यवस्था होगी। यानी हमने शरीर और जीवन का अलग से मूल्यांकन नहीं किया तो क्या होना है? अव्यवस्था ही होगी, जो हो ही रही है। व्यवस्था में जीने के लिए, यानी अगर हम व्यवस्था में जीना चाहते हैं तो जीवन का मूल्यांकन प्रयोजनों के आधार पर और शरीर का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर। यानी शरीर के जितने भी अंग हैं उस हर अंग की एक उपयोगिता है, तो शरीर का मूल्यांकन किस आधार पर होगा? उपयोगिता के आधार पर। किडनी का जो काम है वो किडनी कर रही है तो वो उपयोगी है, नहीं कर रही है तो गैर उपयोगी निकालकर चेंज कर दो। शरीर के अंदर अलग अलग धमनियां हैं, दिल में अलग अलग धमनियां हैं, अलग अलग लाइन्स, अलग अलग पाइप्स है। उन सब का एक कार्यक्रम है। अगर वो कोई ढंग से कार्यक्रम नहीं कर रही तो डॉक्टर उसको निकालकर दूसरी डाल देता है। यानी वहां पर क्या दिख रही है कि अंग की उपयोगिता है या नहीं है। उपयोगिता नहीं है तो निकाल के चेंज करो। लेकिन शरीर का मूल्यांकन उपयोगिता के आधार पर नहीं होता। शरीर का जो मूल्यांकन है वो उपयोगिता के आधार पर, लेकिन जीवन का जो मूल्यांकन है वो शरीर के आधार पर ना होकर मूल्यों के आधार पर होता है। जीवन का मूल्यांकन मूल्यों के आधार पर, यानी मूल्यों का निर्वाह हो रहा है या नहीं। जो 30 मूल्य है, मानव मूल्य, जीवन मूल्य, संबंध मूल्य, प्राकृतिक मूल्य, जब इनको देखते हैं तो उनका मूल्यांकन हो रहा है या नहीं, उनको देखना पड़ता है। 30 मूल्य। आगे क्या बता रहे हैं? मानव शरीर रचना को मानव ने नहीं बनाया। मानव शरीर बनने के बाद जब शिशु मिलता है, यानी गर्भाशय में जब बच्चा होता है और बच्चा जब 4 महीने का होता है तो जीवन तो उसको अडॉप्ट कर लेता है, जीवन उसमें आ जाता है। और जब बच्चा शरीर से बाहर निकलता है तो वो जीवन के साथ ही आता है। जीवन तो होता है, वो जीवंत होने का मतलब ही है कि जीवन उसके साथ है। लेकिन जैसे ही बच्चा हमें मिलता है तो हम बच्चे के शरीर को ही जिंदा मान लेते हैं। ओहो, बच्चा सही सलामत है, जी रहा है, यानी जिंदा शरीर। इस शरीर को ही हमने क्या मान लिया? जीवन। जब बच्चा गर्भाशय से निकलता है तो 2 ही कंडीशन होगी, या तो जिंदा निकलेगा या मृत निकलेगा। तो मृत निकलता है तो क्या कहते हैं कि शरीर में जीवन नहीं है, यानी शरीर जीवंत नहीं है। तो जीवन और शरीर दोनों को मिक्स करके देख लिया। अभी तो ये माँ बाप मान रहे हैं कि जो बच्चा आया है वो जीवंत है, यानी बच्चे का शरीर जीवंत है, उसको ही जीवन मान लिया। थोड़े दिन बाद वो जब बच्चा बड़ा होता है
तो वो भी यही मानना शुरू कर देता है। इस ढंग से परंपरा अपने आप में फंसने की बात बनी हुई है। यानी परंपरा में हम क्या है, फंसे ही हुए हैं। परंपरा कहां से आ रही है इसको भी देखना। अभी परंपरा के रूप में क्या चल रहा है, हम क्या समझते हैं कि जो मेरे दादा ने किया, मेरे पापा ने किया, मैं करूंगा, फिर मेरे बच्चे करेंगे। अब ये बताओ, अगर तुम्हें जागृति होगी, तुम समझदारी के रास्ते पर निकल पड़े, तो तुम क्या मानोगे? क्या नहीं मानोगे, यही से अलग निकल जाएगा। तो यहां तुम्हारे मम्मी पापा की भी कोई गलती नहीं है। ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं के पीछे भी विचार है। ये विज्ञानवाद, ये भौतिकवाद, ये अध्यात्मवाद और सहअस्तित्ववाद एक विचार मात्र ही है। हम इन विचारों के साथ ही जी रहे हैं। हम चाहना भी चाहे तो इन विचारों को छोड़ नहीं सकते। यही परंपरा, क्योंकि इस परंपरा में, परंपरा को चलाने के लिए परंपरा के कुछ ठेकेदार बन गए, जिसे हम धर्मगुरु के नाम से जानते। ये जो धर्मगुरु बने बैठे हैं, ये चाहते ही नहीं है कि ये परंपरा टूटे, क्योंकि जैसे ही ये परंपरा टूटेगी, उनकी गद्दियां छिन जाएगी। उन्हें अपनी गद्दी का डर है। ये नहीं थे कि हमारे पूर्वज समझदार नहीं थे। पूर्वजों के मन में भी था कि जिसे वो सुख मान रहे थे, वो सुख तो नहीं था, कुछ और सुख है। जब भी मानव ने इन परंपराओं से लड़ने का सोचा है, तो मानव को दुख मिला है। क्यों दुख मिला है? क्योंकि जो परंपराओं का निर्वाह करने वाले, परंपरा बनाने वाले, परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेने वाले, ये जो सो कॉल्ड धर्मगुरु बन बैठे हैं, इनको पता है कि अगर मानव जागृत हो गया तो उनकी गद्दियां छिन जाएगी। किसी गद्दी छीनने के डर से ये जागृति नहीं आने देना चाहिए। यहां तक क्लियर है बेटा जी? इतना ही बाबा जी समझा रहे हैं। तो अब क्या कर रहे हैं? yes. अब इसका एक ही इलाज है कि जो आने वाले अभिभावक है वो समझदार हो जाए। और आने वाला का अभिभावक कौन हो? आप लोग। हम जो कर रहे हैं, हमारे लिए जीवन विद्या एक प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम था। आपने देखा होगा ना, पहले जो इंसान स्कूल में नहीं जाते थे, पढ़ते लिखते नहीं थे, उनकी उम्र हो गई थी 30, 40, 50 साल की उम्र थी, अपना नाम लिखना भी नहीं आता था, तो गली गली गांव गांव जाकर लोग उनको पढ़ना सिखाते थे। इसको बोलते थे प्रौढ़ शिक्षा, यानी बुजुर्गों की शिक्षा, बूढ़े लोगों की शिक्षा। तो जीवन विद्या जो हमें मिली है वो इस उम्र में मिली है, तो हम तो प्रौढ़ शिक्षार्थी है उसके। आगे परंपरा में ले जाने वाले आप लोग हैं। अगर मैं चाहूं तो अपने बच्चों पर चाहकर भी वो मैं प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि 3 वर्ष की आयु तक बच्चे का 80% दिमाग विकसित हो जाता है। और जब आप इसको समझोगे, आप अपने बच्चों को 3 साल की आयु तक मां क्या है, पिता क्या है, जब आप ये समझ जाओगे, पिता के रूप में मेरा रोल क्या, मां के रूप में मेरा क्या रोल है, ये रोल समझ जाओगे, और जब इस रोल में जीना आरंभ करोगे, तो वो जो बच्चे का जो 80% दिमाग है वो जागृति के अर्थ में विकसित होगा। फिर स्कूल में उसको ऐसी शिक्षा मिलेगी कि वो जागृति की तरफ ही बढ़ेगा। अगर तुम बाबा जी की शिक्षा देखो तो अमेजिंग है भैया। 5वीं कक्षा तक अन्य विषयों के साथ केवल एक ही विषय पर काम किया जाता है, और वो विचार क्या है? वो विचार है आज्ञा पालन का। अभी आप अपने स्कूलों में, घरों में झांक कर देखो, अगर सबसे बड़ी कोई कमी हमारे बच्चों में है तो वो किस चीज की है? आज्ञा पालन की। करते हैं कि हम आज्ञा पालन?
और इसी लाइन की पुष्टि के लिए बाबा जी एक बहुत अच्छी शब्द, एक बहुत अच्छे वाक्य बोलते हैं, उसको सुनना तुम अभी। बाबा जी क्या कहते हैं कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो उसे सब कुछ अपना अपना लगता है, नया नया लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। आज भी तुम याद करो, हम अपने प्राइमरी टीचर हमें आज तक याद हो गए। है कोई बच्चा ऐसा जिसको अपने प्राइमरी टीचर याद नहीं है? सबको याद, मुझे भी याद है। अगर मैं आंखें बंद करूं तो उस टीचर की छवि मेरी आंखों में आज भी आ जाती है, जिससे मैं लगभग लगभग 40 साल पहले पढ़ा। 40 साल बाद उस टीचर की छवि मेरी आंखों में है। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं कि जब बच्चा 5वीं पास करता है, इसको नोट कर सकते हो और आजमा कर देख सकते हो सकता है मेरी ये बात झूठी हो, बाबा जी ने झूठी बात कही हो, इसे आप अपने ऊपर जांच के देख सकते हैं। जब बच्चा 5वीं पास करता है तो उसे अपना गांव के लोग फालतू दिखने लगते हैं। वो समझता है कि बेकार लोग हैं। जैसा ही बच्चा 8वीं पास करता है तो उसे अपने माँ बाप भी औरों के माँ बाप के सामने हल्के दिखने लगते हैं। अच्छा, मम्मी पापा को कुछ नहीं पता, और ये देख सकते हो, आपने भी कई बार इस शब्द को यूज, अरे मम्मी यार तुम नहीं समझती, नहीं यार मम्मी तुम नहीं जानती, मम्मी तुम्हें नहीं पता, पापा तुम्हें नहीं पता। इन बातों का 8वीं क्लास में ही बच्चे प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। यानी 8वीं तक आते आते माँ बाप भी कुछ नहीं। और जब 12वीं तक आते हैं तो जिन अध्यापकों से हम पढ़े हैं उन पर उंगली उठाने लगा, यार उसको नहीं पता, उसे कुछ नहीं आता, यार कुछ नहीं कराता क्लास में आके, बस आता है बैठ जाता है। उसका समझाया हुआ दिमाग में बैठता ही नहीं है। यानी 12वीं कक्षा करते करते अध्यापक भी हमारे सामने बेकार, और जैसे ही हमने ग्रेजुएशन किया तो पूरी दुनिया बेकार, घर वाले बेकार, रिश्तेदार बेकार, सब ना समझ, सब मूर्ख, और समझदार एकमात्र मैं। ऐसा बाबा जी ने लिखा, इसी पुस्तक में है, पहले आया है। इसको जांच कर देखो, क्या आप भी इस पड़ाव से गुजरे हो? अभी तो 12वीं तक का लेवल है। टीचरों की तुलना भी हम करते हैं, अरे उसे कुछ नहीं आता यार, मम्मी तुम नहीं समझती, तुम नहीं समझ पाओगी मम्मी। ये गांव के लोग ना, मम्मी ये पड़ोस वाले लोग ऐसे फालतू बात करते थे, तुम टेंशन मत लो इनकी बातों पर, ये ऐसे बोलते रहते, ऐसे बोलते रहते हैं। ये क्या तुम्हारे साथ हुआ है या नहीं, एक एक करके बताओ। शानवी। पहले होता था। श्याम। यस सर, हुआ है मेरे साथ। अंजलि। यस सर। आज स्नेहा भी है क्या? नहीं, स्नेहा जुड़ी हुई है, सुन रही है। तो स्नेहा से पूछो उसको क्या लगता है, ये जो बात बाबा जी ने बोली ये सही है गलत है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है या नहीं? सर वो बोल रहे एक बार क्वेश्चन, एक बार उसको दोबारा बता दो। क्वेश्चन क्या है? मैंने 4 लाइनें बोली हैं कि जब बच्चा 5वीं पास करता है तो गांव बेकार लगता है, पड़ोस। सर वो बात पूछ रही है कि क्या है। क्या? मैं इतना ही बताना चाह रहा हूं, बाबा जी ने जो लिखा है वो तुम्हारे साथ घटित हुआ है या नहीं हुआ। 5वीं पास करता है गांव मोहल्ला बेकार, 8वीं पास करता है मम्मी पापा बेकार, 10वीं 12वीं पास करते हैं टीचर बेकार, और जब ग्रेजुएशन होती है तो सब बेकार, मैं अच्छा। ऐसी तुम्हारे सामने मान्यता बनी है नहीं बनी? तुम्हें कभी ऐसा लगा है, नहीं लगा? यार मम्मी तुम्हें नहीं पता, अरे मम्मी गांव वाले तो ऐसे बोलते रहते हैं, उनको बोलने दो, उन्हें कुछ नहीं पता। भाई वो जो टीचर है ना वो कुछ नहीं पढ़ाता, बेकार है। ये तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है वो नहीं हुआ?
मैं स्नेहा के सवाल का जवाब पाने का प्रयास कर रहा हूं। स्नेहा का यहाँ पे अब कॉन्टेक्ट खत्म हो गया है। अब हम 10:02 हो गई है, गुड नाइट की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी बच्चे का कोई सवाल है नोट कर ले, कल हम इस पर चर्चा करेंगे, स्कूल में पूछ सकते हैं। पहला पीरियड मेरा खाली है, दूसरा पीरियड 9th A में है, लेकिन कल मुझे रिलीव होना है, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं लंच के टाइम तक रिलीव हो जाऊं। ओके, तो कल एक बार मिल लेते हैं। इसको जो समझना है पूछ सकता है, अपने क्वेश्चन आज इकट्ठा कर ले रात में बैठ के। जो चार्ट्स जो समझने हैं वो समझ ले। तो चार्ट्स में ग्रुप में धीरे धीरे शेयर करता रहूंगा, उस चार्ट पर भी चर्चा करेंगे। चलिए मिलते हैं कल, गुड नाइट।